हाय, दिस इज रमन कश्यप। आज हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं बायोलॉजी के 12th का 2024 के मॉडल पेपर। इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव आज जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। बिहार बोर्ड में बच्चों को अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में दिक्कत होते रहती है। उनके मन में ये डाउट रहता है कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हम लोग कुछ उसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपके सामने एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं। उसका एक पूरा मॉडल पेपर आप लोगों के सामने आज सॉल्व करके आपको बताएंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम द लीव्स। यानी निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। अपस्थानिक कलिकाएं, ये थोड़ा सा देखिए, एडवेंशियस रूट या एडवेंशियस बर्ड्स, पहले ये अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है, इसके बाद फिर एडवेंशियस रूट डेवलप होता है, यानी इनसे जड़ विकसित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अदरक। क्या अदरक में, अदरक आप सभी देखे हैं, गिंगर कहते हैं इसको इंग्लिश में, देखिए गिंगर। गिंगर का खेती आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा। गिंगर का जो जड़ होता है वह उसके पत्तियों से नहीं निकलता है। किससे निकलता है? उसके तना से। जो उसका भूमिगत तना होता है उससे निकलता है इसका क्या? जड़। दूसरा आता है केला। केला में भी जड़ जो विकसित होता है वो तना से होता है, न कि इसकी पत्तियों से होता है। केला की पत्ती से हम लोग क्या करते हैं, केला की पत्ती को काट करके जला देते हैं या जमीन पे फेंक देते हैं, कुछ दिन बाद सूख जाता है। तो केला की पत्तियों से भी क्या होता है कि हम लोगों को जड़ विकसित नहीं होता है। उसके बाद आते हैं डलहिया। ये डलहिया के पौधे आप लोगों ने अपने आसपास में नहीं देखा होगा, मगर आपको बता दें डलहिया के पौधे से भी किसी भी प्रकार का जड़ डेवलप नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है ये हमारा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को हम लोग कहते हैं पत्थल चट्टा। अपने गांव घर में इसको पत्थल चट्टा या पत्थल चूर देख कहते हुए सुना होगा। ठीक है। यह डायबिटीज के मरीज को पीस करके पिलाया जाता है। क्यों भाई? उनका डायबिटीज कम हो इसके लिए। ठीक है ना। इसको जब आपको रोपना होगा तो आप इसका जड़ ला करके नहीं लगा सकते हैं। इसका जब आपको लगाना होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, कहाँ गया हमारा ब्रायोफाइलम। जब आपको ब्रायोफाइलम लगाना होगा ना तो आप इसका जड़ ला करके नहीं लगाइएगा। इसका एक पत्ती थोड़ा सा तोड़ करके ले आइएगा, एक दो पत्ती जो एक दो पीस के पिलाना है, और उसके बाद बाकी को आप जमीन पे रख के 1 सप्ताह तक उस पर थोड़ा सा नमी देते रहिए, पानी देते रहिए। 1 सप्ताह बाद इससे कलिकाएं विकसित होना शुरू हो जाती है और उन्हीं कलिकाओं से फिर जड़ विकसित हो जाता है, और जड़ विकसित होने के बाद इनसे पूरा का पूरा ब्रायोफाइलम का पौधा तैयार हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है, तो इसका ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन डी। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन हुआ? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। The second question is, in which of the following organisms meiosis does not occurs during gamete formation? यानी जब किसी भी जीव में युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक के निर्माण के समय किस में, यहाँ जो 4 जीव आप लोगों को दिखाया जा रहा है इनमें से किस में अर्धसूत्री कोश का विभाजन नहीं होता है? आप लोगों ने 11th में मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ा होगा। मियोसिस सेल डिवीजन होता क्या है, क्यों है, यह पहले ध्यान से सुनिए। मियोसिस सेल डिवीजन नॉर्मली गैमेट की संख्या को आधा करने के लिए होता है। यानी गुणसूत्र जो होता है वह 2n के फॉर्म में होता है, और जब इसमें मियोसिस होता है तो यह घट करके कितना हो जाता है, यह हमारा जो गुणसूत्र है यह n के फॉर्म में बच जाता है। किस फॉर्म में? n के फॉर्म में। तो n के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मियोसिस सेल डिवीजन हमारे शरीर में होता है। एक क्वेश्चन आता है कि मियोसिस सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो क्या होगा जीवों में? आपको इसका आंसर पता है? मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होने के कारण जीवों की गुणसूत्र जो होगी, प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर जीवों का अस्तित्व खत्म होकर के सिर्फ गुणसूत्र बढ़ते जाएंगे। सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी ना कि धरती पे जीवों की संख्या खत्म होकर के क्या बचेगी? गुणसूत्र बचेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवों में अर्धसूत्री कोश का विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? सबसे पहला ऑप्शन जो है अगुणित जीव। जो जीव अगुणित है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहां ध्यान से देखिए क्या है पहला ऑप्शन, अगुणित जीव। क्या है, कहां चला गया हमारा अगुणित जीव? ये अगुणित जीव जो है
इसमें मियोसिस सेल डिवीजन की जरूरत नहीं होती है। बाद बाकी जितना भी द्विगुणित जीव है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे चिंपैंजी हो, इन सभी में मियोसिस सेल डिवीजन की जरूरत होती है। तो द सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर कौन सा हो गया? हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। कौन सा? हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट है, निषेचन के पश्चात बीजांड में बीज विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड में बीज विकसित होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये कौन सा चला गया भाई? हाँ, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? तो पहला है, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं। यह क्वेश्चन पूर्णतः सत्य है। जब निषेचन किसी भी बीज वाले पौधा, जितना भी पौधा है, उसके फूल में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड होता है वह बीज में विकसित हो जाता है। तो ये हमारा सही है। सरीसृप एवं पक्षी अंडज ओविपेरस होते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओविपेरस। यह भी पूर्णतः सही है। जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी क्या है रेप्टाइल्स, ये सभी ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है वैसे जीव जो अपने बच्चे को संतान के रूप में जन्म नहीं देकर के किसके रूप में जन्म देते हैं? अंडा के रूप में जन्म देते हैं। फिर उस अंडे को कुछ समय तक वो उनका पालन पोषण करते हैं, फिर उस अंडे से जीव की उत्पत्ति होती है। और जितने भी विविपेरस होते हैं, विविपेरस आपको बताए थे, भ्रूण उत्पत्ति के आधार पे, एम्ब्रियो बनने के आधार पे जीवों को दो वर्गों में बांटा गया था, एक ओविपेरस और एक विविपेरस। तो जितने भी जीव होते हैं ना विविपेरस वाले, वो सभी क्या करते हैं कि अपने ही जैसा संतान शिशु के रूप में जन्म देते हैं। परंतु जो ओविपेरस होते हैं, जिनमें अंडे बनाने की क्षमता होती है, इनके शरीर से अविकसित भ्रूण यानी पूरी तरह विकसित भ्रूण बाहर नहीं निकलता है, जिस कारण ये क्या करते हैं, इनके भ्रूण जो होते हैं वो अंडा के रूप में बाहर निकलता है। फिर इन अंडों से क्या किया जाता है कि कुछ समय तक इन अंडों का सेवन किया जाता है। जब इनका सेवन हो जाता है, पालन पोषण हो जाता है, तो उस अंडा के मैच्योर होने के बाद उससे पूरी तरह विकसित भ्रूण निकलता है। तो हमारा यह भी कथन सही है कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओविपेरस। नेक्स्ट, अर्थवर्म इज मोनोसियस। ठीक है, केचुआ उभयलिंगी होते हैं। ये बात सही है। केचुआ आपने पढ़ा होगा कि जितने भी जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनका जो केचुआ होता है, केचुआ एक ऐसा जीव है जिसके पास, उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? वैसा जीव जिसके पास नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों मौजूद हो। तो वैसे जीव जिनके पास नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी जीव। वैसे जीव जिनके पास नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों मौजूद होता है, उसे कहते हैं उभयलिंगी जीव। और केचुआ एक ऐसा जीव है जो उभयलिंगी होता ही है। ठीक है ना, यह उभयलिंगी नहीं होगा ऐसा नहीं है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब खेत में आप कुदाल चलाते हैं और कोई केचुआ बीच से कट जाए तो उसका दोनों का दोनों पार्ट क्या रहता है? जिंदा रह जाता है। थोड़ी देर तरप गया, तरपने के बाद फरफराएगा ऐसे ऐसे करके, उसके बाद दोनों स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। ठीक है, तो केचुआ उभयलिंगाश्रयी होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पिशियस है। हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, क्या है? हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं अथवा नहीं बनते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं अथवा नहीं बनते हैं। चलिए, हाइड्रा एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बर्डिंग यानी मुकुलन की प्रक्रिया होती है। यह अपना जनन जो करता है वह मुकुलन करता है। यह मुकुलक क्या है? इसको गेम्यूल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गेम्यूल। जब किसी भी जीव में मुकुल किसको कहते हैं वो तो आपको पता है कि जब शरीर पे कोई उभार निकल जाए और उस उभार से नए जीव के विकसित होने की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। लेकिन यह मुकुलक क्या है? जब किसी जीव में मुकुल इंटरनल बनता है यानी शरीर के भीतर, कहां? शरीर के भीतर, तो उसे क्या कहते हैं? मुकुलक कहते हैं। और हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया होती है। मुकुल जो उसका बनता है वह शरीर के बाहर बनता है, न कि शरीर के अंदर। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है
लाइन है कि हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं अथवा नहीं बनते हैं, यह कथन असत्य है, यानी बाद बाकी सब सत्य है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ये भी कथन पूर्णतः सत्य है, यह भी कथन पूर्णतः सत्य है, ये भी हमारा सही है, परंतु ये कथन क्या है, रॉन्ग है। ये कथन क्या है हमारा कि हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, तो नहीं भैया, हाइड्रा में मुकुलक नहीं बनते हैं। हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया होती है, इसका जो मुकुल होता है, इसका जो बर्ड होता है, वह शरीर से बाहर विकसित होता है, न कि शरीर के अंदर। जब किसी भी जीव में शरीर के अंदर बर्ड विकसित होता है तो उसमें इस बर्डिंग की इस प्रक्रिया को मुकुलक कहते हैं, गैम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, गेम्यूल। ठीक है, तो पूछेगा कि गेम्यूल बनता किस में है, आप कह रहे हैं हाइड्रा में नहीं बनता है, तो गेम्यूल किस में बनता है। तो आपने एक जीव पढ़ा होगा जिसको कहते हैं स्पंज। क्या कहते हैं, स्पंज। जब आपने 11th में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा तो वहां बहुत सारे फाइलम में आपको पहला फाइलम पॉरीफेरा दिखा होगा। प्रोटोजोआ के बाद जो फाइलम है उसको कहते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के ही एक सदस्य का नाम है स्पंज, और इसी स्पंज में ये मुकुलन जो होता है वह इंटरनल होता है, यानी शरीर के अंदर बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलक। तो चलिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, यह भी हमारा सही है। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं, सरीसृप एवं पक्षी अंडज हैं, अर्थवर्म इज मोनोइयस, केचुआ उभयलिंगी होते हैं, गैम्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं। ठीक है, तो इतना चीज जब देख लेते हैं आप तो क्या आया, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, मगर ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ जो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर इज डी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय को क्या कहते हैं, यानी इन सीड ऑफ प्रेपर रिमाइंड ऑफ न्यूक्लियस प्रिसिस्ट विच इज कॉल्ड एज। पहला है चलाजोस्पर्म, सेकंड इंडोस्पर्म, थर्ड पिसिडियो इम्ब्रियो सैक यानी सीडो इम्ब्रो सैक, और चौथा है पेरीस्पर्म। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय, यानी बीजांडकाय जो अपशिष्ट के रूप में बच जाता है, वह काली मिर्च के बीज में जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है हमारा पेरीस्पर्म। क्या है आंसर, पेरीस्पर्म, यानी काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को पेरीस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किस में विकसित होती है। भैया जब आप फल निर्माण पढ़े होंगे, फल निर्माण, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि निषेचन के पश्चात क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोगों ने देखा है यह रिप्रोडक्शन से ही आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 2 का है। ठीक है, बायोलॉजी में जो चैप्टर 2 है आप लोगों का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी का ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किस में विकसित होती है। ध्यान से देखिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार जो विकसित होती है, आप सब जानते हैं किस में होती है, एपिकार्प में होता है, नहीं होता है, सीड में नहीं, सीड में किस में, बीजांड जो होता है वह बीज में डेवलप होता है, कौन, बीजांड, ना कि अंडाशय का दीवार। ठीक है, उसके बाद मीजोकार्प में, मीजोकार्प भी अंडाशय के दीवार से नहीं बनता है, कौन सा, पेरिकार्प यानी फल भित्ति। यह जो हमारा फल भित्ति है, यह किससे, फल भित्ति किस में परिवर्तित हो जाता है, पेरिकार्प में, यानी फल भित्ति बनता किससे है, अंडाशय की दीवारों से। किससे बनता है, अंडाशय की दीवारों से। तो हमारा जो क्वेश्चन था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर, द आंसर इज पेरिकार्प, आंसर इज पेरिकार्प, यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किस में विकसित हो जाती है, फल भित्ति में। किसमें, फल भित्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं। याद कीजिए, आप लोगों को यह निषेचन के टाइम में पढ़ाया गया होगा कि यदि किसी जीव में बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहा जाता है। कोई बताएगा, बताओ, भूल गए, अरे बताए थे ना कि यदि बिना बीज का निषेचन हो जाए, किताब में क्या लिखता है इसको, कि जब लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है, लैंगिक जनन के स्थान पे क्या हो जाता है, अलैंगिक जनन, यानी लैंगिक जनन की सबसे खासियत क्या है कि इसमें निषेचन होगा, परंतु जब बिना निषेचन के बीज बन जाता है, किसके, बिना निषेचन के, तो इसे कहते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन। क्या कहते हैं, असंग जनन या
एपोमिक्सिस। और जब निषेचन के बाद बीज बनता है तो उसे कहते हैं संग जनन। क्या कहते हैं? संग जनन। ठीक है। उसके बाद अनिषेक फल, अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकैरेपी। यह देखो पार्थेनोकैरेपी क्या होता है यह भी बता देते हैं। जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए, जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाए, किसका? बीज का, तो असंग जनन। और जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए तो अनिषेक फलन या अनिषेक जनित फल, अनिषेक फलन या अनिषेक जनित फल, तो इसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकैरेपी। ठीक है। तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या था कि यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन। क्या कहते हैं? असंग जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्यों? थोड़ा सा फिर से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स बिकॉज। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छा से संरक्षित क्यों रहता है? थोड़ा सा गौर कीजिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि परागकण क्यों रहता है संरक्षित जीवाश्म के रूप में, जबकि इसको नॉर्मली संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता है, या क्या कारण है जिस कारण? थोड़ा सा थिंक करके बताइए हमको फटाफट आप लोग। हाँ, याद आ गया, यही है सही आंसर। ठीक है। इसमें बाह्य चोल होता है। कितने बाह्य चोल? 2 बाह्य चोल। कितने बाह्य चोल? 2 बाह्य चोल होता है। ठीक है ना। तो कहिएगा कि यहाँ भी तो कह रहा है कि परागकण में भित्ति होता है, यहाँ भित्ति में स्पोरोपोलिनिन होता है, भित्ति में पेक्टोसेलुलोज का अंतःचोल होता है, भित्ति में सेलुलोज होता है। तो भैया यहाँ अंतःसेलुलोज से कोई मतलब नहीं है, अंतःचोल से कोई मतलब नहीं है। इसका जो सबसे बाहरी वाला चोल होता है यह सबसे ज्यादा मजबूत होता है, और उसकी मजबूती जो होती है वह स्पोरोपोलिनिन के कारण होती है। किसके कारण? स्पोरोपोलिनिन के कारण। किसके कारण? स्पोरोपोलिनिन के कारण। इसी स्पोरोपोलिनिन के कारण इसका बाह्य चोल जो है वह काफी इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि यह जल्दी फटता ही नहीं है। ठीक है ना। तो परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाह्य चोल में स्पोरोपोलिनिन होता है। क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन। अब समझ में आया? चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, क्योंकि इसके बाह्य चोल में क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? यानी देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, बस शब्द को सीधा कर देते हैं। यहां क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट हैप्लॉइड? नॉट हैप्लॉइड यानी क्या कह रहा है कि व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज, नॉट को हटा दीजिए, नॉट को क्या कर दीजिए? इसको पूरी तरह से हटा दीजिए, और हैप्लॉइड को भी हटा दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डिप्लॉयड, यानी इनमें से कौन सा कोशिका द्विगुणित है? द्विगुणित अभी समझाए हैं क्या? जिसके पास 2n होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो, स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुजन कोशिका, यह द्विगुणित होता है। दूसरा है स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्व, यह भी। तीसरा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीय शुक्राणु कोशिका। और चौथा है स्पर्मेटोजोन यानी शुक्राणु। तो भैया आपको पहले ही पता है कि पूछ क्या रहा है, यह अगुणित नहीं है। शुक्राणु द्विगुणित है इसके पास। यह अगुणित है या द्विगुणित है? शुक्राणु अगुणित है या द्विगुणित है? शुक्राणु अगुणित है। यह युग्मक है, और युग्मक जितने भी होते हैं वो अगुणित होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, यह शुक्राणु बनने से पहले प्राइमरी oocyte का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का के बाद का क्रम है। ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसको स्पर्मेटिड कहते हैं, यह भी अगुणित होता है। मगर जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, जिससे शुक्राणु बनता है, जिसके सेल में मियोसिस सेल डिवीजन से, किससे? मियोसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। यह स्पर्मेटोगोनिया जो है वह क्या करता है? शुक्राणु बनाता है, जिस कारण स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणु जनन कोशिका यह द्विगुणित होता है। ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपसे उल्टा करके पूछ दिया है। कैसा करके? उल्टा करके, ऐसे करके नहीं, उल्टा करके। ठीक है ना।
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगुणित नहीं है, यानी द्विगुणित है। तो द्विगुणित कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया का कोशिका। कौन है? स्पर्मेटोगोनिया का कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है? भैया अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो 10वां का बच्चा बता देगा। क्यों? 10वां में एक चैप्टर है, या 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जब इसी को पढ़ा जाता है हार्मोन के संदर्भ में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, तो उसे क्या कहते हैं? हार्मोन वाला चैप्टर 11th में पढ़े थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, या नहीं पढ़े थे? 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हार्मोन वाला चैप्टर है जिसको इंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान। जो लोग पढ़े हैं ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो बउआ रे हम क्या करें, आओ मेरे क्लास में, फिर हम पढ़ाते हैं आराम से, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं हम लोग कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में GnRH कहते हैं। क्या कहते हैं? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो होता है मस्तिष्क के पिछले हिस्से के द्वारा, किसके द्वारा? पिछले हिस्से के द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के, किसके? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को ही क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो आंसर हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि जो हुआ यही क्या स्रावित करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहिएगा कि अंडाशय, अंडाशय भैया महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं, मगर यह GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दोनों में सेक्रेट होता है। इसके प्रभाव में आकर के LH का स्राव होता है। किसका? LH का। अभी ज्यादा जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक घिस जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहले इसका आंसर कंप्लीट हो गया ना, सब लोग देख लिए? चलिए, निम्नलिखित में से कौन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है? तो आंसर क्या हो गया? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? आपके पीछे ये देखो, यहां जो है आफ्टर सेक्रेशन ऑफ GnRH, क्या होता है? GnRH। तो अभी अभी आपको बताया कि GN के बाद क्या निकलता है? LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन निकलता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और यही LH जो सर्ज है, LH सर्ज, यही इसी LH सर्ज के जस्ट बाद, नॉर्मली जब किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने के 14वें दिन या उसके आसपास, यानी 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, इसका अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, ठीक है ना। ओव्यूलेशन की क्रिया कितने? 14वें दिन, ठीक 14वें दिन या उससे 1 से 2 दिन पहले या 1 से 2 दिन बाद, ठीक है ना। तो इन्हीं टर्म में क्या होता है कि ब्रेन के द्वारा पहले GnRH का स्रावन होता है, उसके बाद LH का स्रावन होता है, और यही LH सर्ज बनाता है। और LH सर्ज के जैसे ही बन करके तैयार हो जाएगा तो LH सर्ज का जैसे ही क्या होगा? निष्कासन होगा, उसके बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया, ओव्यूलेशन की क्रिया शुरू हो जाएगी। कौन सी क्रिया? ओव्यूलेशन की क्रिया शुरू हो जाएगी। किसके बाद? LH सर्ज के बाद। किसके बाद? LH सर्ज के बाद कौन सी क्रिया चालू हो जाएगी? अंडोत्सर्ग की, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? LH सर्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 नंबर। सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में होती है? किस माह में? गर्भावस्था के किस माह में जाने के बाद गर्भ में गति करना चालू हो जाता है? बच्चे यानी भ्रूण जो है वह गर्भ में कितने महीने का होने के पश्चात, कितने सप्ताह का होने के पश्चात, आप लोगों को बताए थे ना कि कौन से वीक में जाकर के आंख बनेगा, कौन से वीक में हार्ट बनेगा, हार्ट किस भाग से बनता है, एंडोस्पर्म, मीजोस्पर्म, या बताए थे ना किस अवस्था में जाकर के बाल विकसित होता है, हार्ट बनता है, लीवर बनता है, किडनी बनता है, नाखून बनते हैं, ये सारे आप लोगों को पढ़ाए थे। जो लोग नहीं पढ़े वो अरे हंसो नहीं, ठीक है ना। कहे थे तुम लोगों को कि क्लास में नहीं आए हो तो बहुत दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है।
अब जिनको जानना है ज्यादा वो स्पेशल क्लास में अपना आइएगा, बायोलॉजी का ऑफलाइन जब क्लास लेते हैं तब आकर के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो बोल रहे जब प्रेगनेंसी लगभग 5 महीने का हो जाता है, कितने महीने का, 5 महीने का, तब जाकर के हम लोगों का क्या होता है, गर्भ गति करना चालू कर देता है। आप लोग एक मूवी देखे हैं पीके 3 इडियट, आमिर खान का मूवी है, बहुत ही फेमस है, स्टूडेंट के लिए तो है ही, हाँ सब देखे हो, हंस रहे हो। उसमें जब वो जाता है मिलने के लिए किससे, अपनी गर्लफ्रेंड से, प्रोफेसर के घर में, वो जो वायरस नाम रहता है उसकी बेटी से मिलने, तो वहां जो उसकी पहली वाली बेटी होती है जिसका शादी हो चुका होता है वह प्रेग्नेंट रहती है और उसके प्रेगनेंसी का 5वां महीना चलता है। कौन सा महीना, 5वां महीना। वहां भी बताया गया है, कहते हैं मूवी देखते हो तो मूवी से सीखो, मूवी को सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं देखो, वहां जो लॉजिक है वो लॉजिक तुम्हारे जीवन में उतरता है, बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5th मंथ में जाकर के गर्भ क्या करता है, गति करना चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का प्रयोग किया जाता है। आपको बताए हैं कि गर्भावस्था जब किसी फैमिली के द्वारा, किसी भी कपल के द्वारा जब आप बताए थे आप लोगों को, किसी भी कपल के द्वारा जब परिवार नियोजन कर लिया जाता है, यानी उनके फैमिली प्लानिंग पूरा हो जाता है, उनको 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, जब उनका पूरा हो जाता है, एक ही चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, नसबंदी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, नसबंदी, क्योंकि यह गर्भावस्था का परमानेंट तरीका है, इसे ही परिवार नियोजन भी कहते हैं। कौन सा नियोजन, परिवार नियोजन। आप लोगों को याद कीजिए, जब जनसंख्या नियंत्रण पढ़ाए थे तो चिकित्सकीय विधि, शल्य चिकित्सा विधि, सर्जरी मेथड में बताए थे आप लोगों को। सर्जरी मेथड 2 टाइप का होता है, एक वैसोक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। वैसोक्टोमी किसके लिए, जब वास डिफरेंशिया को काट करके बांध दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वैसोक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी जब फैलोपियन ट्यूब को काट करके धागे से बांध दिया जाता है तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ हमारा देखिए वैसोक्टोमी पहला ही ऑप्शन है कि किसके द्वारा रोक दिया जाता है, वैसोक्टोमी के द्वारा। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में बंध्याकरण यानी सर्टिलाइजेशन, जब किसी भी विधि के द्वारा पूर्णतः क्या कर दिया जाए कि उनको गर्भावस्था को रोक दिया जाए तो उसे कहते हैं बंध्याकरण। और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय गर्भ समापन, यह तो अनचाहे गर्भ को खत्म करने के लिए किया जाता है, परमानेंट यह नहीं है। ठीक है ना, एक बार खत्म कर देंगे दोबारा गर्भधारण हो जाएगा, तो उसके लिए नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल, तो मेल में वैसोक्टोमी किया जाता है। क्या, ये मेल में वैसोक्टोमी। ठीक है ना, चलिए ये नोट कर लीजिए फटाफट, जिसको जो करना है। हो गया, वाह बहुत जल्दी में हो तुम लोग रे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है। कौन सा ऐसा रोग है जो पूर्णतः उपचार के योग्य है। तो भैया यहाँ जो पहला आपको रोग दिख रहा है हेपेटाइटिस बी, यह यौन संचारित रोग है ही नहीं। कौन सा, ये जो आपको दिख रहा है हेपेटाइटिस, कौन सा, देखो इसमें थोड़ा सा हम कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये हेपेटाइटिस जो है, ये हेपेटाइटिस एसटीडी है ही नहीं, यह एसटीडी है ही नहीं, तो इसकी तो बात ही खत्म कीजिए। एड्स, एड्स एक वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, वायरस से। तो वायरस का इलाज संभव नहीं है, वायरस का इलाज संभव नहीं है। एड्स एक ऐसा बीमारी है, इतना खतरनाक है कि आप लोगों को बताए हैं कि जिस व्यक्ति को एक बार एड्स हो गया उसका बचना फिर संभव नहीं है, उसका राम नाम सत्य है। ठीक है ना, तो एड्स से इंसान बचता नहीं है, इसका उपचार ही नहीं संभव है। एड्स, अरे बताए थे ना कि जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाए तो उसके जिंदा रहने की संभावना तभी तक है जब तक उसको कोई दूसरा बीमारी नहीं होता है। अगर एक सामान्य सर्दी जुकाम हो जाए ना तो उसके कारण भी वह मर सकता है। ठीक है, तीसरा आते हैं जेनाइटल हर्पिस। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2, कौन सा वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण होने वाला रोग है। हर्पिस का भी पूर्णतः इलाज अगर अच्छा से कर दिया जाए तब होता है, शुरू में पता चल जाए तो, लेकिन यह भी पूर्णतः नहीं होता है। आपको हमेशा जननांग पे फुंसी तुंसी होते रहेगा, यह कंप्लीट होने वाला नहीं है। मगर यह सिफिलिस जो है, इस सिफिलिस का पूर्णतः इलाज संभव है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सिफिलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल, तो कौन सा हो गया, सिफिलिस। सिफिलिस को पूर्णतः उपचार संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज डैश। ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। फिर से एक बार पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज डैश। यानी युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? याद आया? नहीं याद आया? इसका ऑप्शन है ZIFT, जिफ्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? जिफ्ट। जब गर्भावस्था के बाद जब शुक्र अंडाणुओं का निषेचन हो जाता है तो वो कहाँ आती हैं? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण, यही फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण जब अंडोत्सर्ग होता है तो अंडोत्सर्ग के होने के बाद अंडाणु कहाँ आते हैं? फैलोपियन ट्यूब में गति करते हुए आ जाता है। निषेचन भी कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है ना? तो इसी क्रिया को, यानी प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन ट्यूब या युग्मनज के फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरण, तो जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो निषेचन के पश्चात क्या होता है? तुरंत वह 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। कितने में? 2 सेल में, जिसको क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज फैलोपियन ट्यूब में मोटा मोटी 5-6 दिन तक या 7 दिन तक रहता है। 7 दिन के बाद गर्भ में आकर के क्या हो जाता है कि वह परमानेंटली स्थापित हो जाता है। ठीक है ना? तो इस टाइम को जब गर्भ यह फैलोपियन नलिका में आता है तो उसको क्या कहते हैं? जिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिफ्ट। चलिए नेक्स्ट, मेंडल द्वारा संपादित एक संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है? F2 जीनोटाइप अनुपात, क्वेश्चन क्या है? फिर से देखो कि विच वन इज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल। यहाँ क्या करते हैं एग्जामिनर? बहुत आसान सा चीज है। यहाँ एग्जामिनर आपको क्या करेंगे कि सारे ऑप्शन एक साथ कर देंगे। यह इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आए तो आप एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। पहला चीज क्या कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पूछ रहा है या डाई हाइब्रिड का? तो यहाँ देखिए कौन सा हाइब्रिड है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा? मोनो हाइब्रिड, यानी एक संकर अनुपात। उसके बाद पूछ क्या रहा है? F2 जीनोटाइप। जीनोटाइप या फिनोटाइप? जीन प्रारूप अनुपात को जीनोटाइप कहते हैं और ये लक्षण प्रारूपी अनुपात को फिनोटाइप कहते हैं। अरे जीन का मतलब जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ सो, ठीक है, और फिनोटाइप का मतलब जो उसका बाह्य लक्षण है। ठीक है? तो बाह्य लक्षण अनुपात क्या था? यहां तो जीन अनुपात पूछ रहा है ना F2 जनरेशन का, तो F2 जनरेशन का जीन प्रारूप अनुपात क्या था? F2 जनरेशन का जीनोटाइप क्या था? बताइए फटाफट। अब इतना तो बता दिया है आप लोगों को। यहां आपको सही आंसर नहीं दिया गया है जीनोटाइप का। ठीक है? यहां आपको सही आंसर नहीं दिया गया है जीनोटाइप का। चलिए क्या हुआ? क्या बता रहे थे आप लोगों को? मेंडल द्वारा संपादित एक संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप। यहां जो हमारा ऑप्शन है एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ये 3:1, यह फिनोटाइपिक रेशियो है। कौन सा? यह फिनोटाइपिक है, लक्षण प्रारूप अनुपात। यह तो कोई है ही नहीं इसमें। यह द्विसंकर क्रॉस का होता अगर यहाँ पे क्या रहता कि और एक अनुपात रहता तो। ठीक है ना? तो ये हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1:2, 2:1, यानी 1:2:1। यह आया था जीनोटाइपिक रेशियो F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में क्या आया था जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2, 2:1। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल क्यूटोनूरिया के बारे में क्यूटोन्यूरिया के बारे में असत्य है? निम्नलिखित में से फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, थोड़ा सा इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत है कि यह फिनाइल क्यूटोनूरिया होता क्या है। क्रोमोजोम इंसान में कितने होते हैं? 23 जोड़ा। तो जो 12वें नंबर का क्रोमोजोम है ना, उसमें जब संक्रमण हो जाता है, उसमें गड़बड़ी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं फिनाइल क्यूटोनूरिया। कितने नंबर के क्रोमोजोम? 12 नंबर के क्रोमोजोम में। इसमें क्या है? पहला है जन्मजात उपापचयी त्रुटि, दूसरा है ऑलिंग क्रोमोजोम अप्रभावी लक्षण, तीसरा है फिनाइल एनीन एवं फिनाइल पाइरुवेट की उच्च सांद्रता, और चौथा है फिनाइल एलेनिन
एवं फिनाइल पाइरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं करना। ठीक है, चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसमें से बता दें आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिस बच्चे को फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है उसमें जन्मजात उपापचयी त्रुटि होता है। ठीक है, वह ऑलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण है। क्यों? ऑलिंग क्रोमोसोम क्या होता है भैया? तो यह 12 नंबर का क्रोमोसोम माता से भी आना चाहिए, पिता से भी। जब दोनों में से किसी एक से नहीं आता है, जब दोनों में से किसी एक से नहीं आता है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का वह बच्चा फिनाइल कीटोन्यूरिया का वाहक हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका वाहक हो जाता है। ठीक है ना, तो वही कहता है ऑलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण। उसके बाद है फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पाइरुवेट की उच्च सांद्रता। तो जिस बच्चा को फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाएगा उसके अंदर फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पाइरुवेट की उच्च सांद्रता ऑटोमेटिक होगी ही। तो हमारा ऑप्शन बच गया लास्ट, चौथा ऑप्शन, फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पाइरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं करना। यह पूर्णतः असत्य है। जिस बच्चा में फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाएगा उसके वृक्क के द्वारा इसका उत्सर्जन होगा ही, नहीं होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, उसके वृक्क में इसका उत्सर्जन होगा ही ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसरित होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा था भैया? आप लोगों को याद होगा कि जब नॉर्मली इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल समथिंग इज स्टेबली पास्ड डाउन अंडर अनचेंज फॉर्म पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स व्हिच वाज रेफर्ड एज। यानी मेंडल ने उस कारक को क्या कहा था जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण बिना किसी परिवर्तन के चला आता है। बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला आता है, उसको क्या कहा था? हाँ, जीन। लेकिन याद कीजिए कि मेंडल ने जीन कहा था? नहीं, जीन किसने कहा था? जोहान्सबर्ग ने। किसने कहा था? जोहान्सबर्ग ने। मेंडल ने जीन के जगह पे क्या यूज किया था? एलील का। किसका? एलील का। किसका यूज किया था? एलील का। इसे मेंडलियन फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलियन फैक्टर या एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलियन फैक्टर या एलील। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मेंडल एलील। क्या हो गया? मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संततियों को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसरित होता है, जिसे मेंडल ने क्या कहा था? एलील कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें एक्सओ क्रोमोसोम नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रियाविधि होता है? कौन सा क्रोमोसोम? एक्सओ। इंसान में तो होता नहीं है, तो मनुष्य वाला हटा दीजिए सबसे पहले। आप लोगों ने बी कीपिंग पढ़ा था? बी कीपिंग फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में है एकदम। हाँ है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा मधुमक्खियों के बारे में। यह मधुमक्खी जो होता है इसमें नर प्रकार का लिंग निर्धारण का क्रियाविधि जो होता है यह ओ वाला क्रोमोसोम करता है। ठीक है, कौन सा वाला? ओ वाला। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सओ मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा? हनी बी। कौन सा? हनी बी। चलिए अगले पे चलते हैं। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है? याद करो बुआ रे, क्या पूछ रहा है? डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किससे बना होता है? किसका? डीएनए का। याद कीजिए डीएनए का श्रृंखला बनता कैसे था? यहाँ पे एगो सल्फर, उसके बाद इससे जुड़ा रहता था कौन सा? नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद फिर इससे कौन जुड़ा रहता था? फॉस्फेट। फिर इससे कौन जुड़ा रहता था? नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद इससे नीचे की ओर कौन जुड़ा रहता था? सल्फर। फिर इससे कौन जुड़ता था? नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद यहाँ पे कौन जुड़ता था? फॉस्फेट। ठीक है ना, याद आया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर? तो ये वाला स्ट्रक्चर किससे बना रहता है? इसे ही ना रीढ़ की हड्डी कहे थे, या श्रृंखलाओं का आधार, जिसे बैकबोन कहा जाता है। देखिए इंग्लिश में लिखा है बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा आया भैया? एगो सल्फर, एगो फॉस्फेट। तो सल्फर फॉस्फेट वाला कहाँ गया? सल्फर और फॉस्फेट देखिए,
फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, नहीं बेस का नहीं होता है, ये बेस वाला नहीं आएगा, ये जो बेस वाला आप बोल रहे हैं वो बेस वाला नहीं आएगा। फॉस्फेट और बेस से तो बनता ही नहीं है, किससे बनता है? शुगर के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा? सल्फर। सल्फर और फॉस्फेट से, ठीक है। किससे बनता है? सल्फर और फॉस्फेट से। ऑप्शन सी को सही करके इसमें टिक कर लीजिए, ठीक है। क्षारीय उमकों का ढेर से नहीं बनेगा। किससे बन रहा है? देखिए, एक सल्फर एक फॉस्फेट, एक सल्फर एक फॉस्फेट। ऊपर में अगर सल्फर है तो 3 डैश, नीचे में फॉस्फेट है तो 5 डैश, ठीक है ना। याद आया? चलिए, हाँ अब याद आता है। नेक्स्ट है सेंट्रल डोग्मा। अच्छा, डोग्मा को डोमा लिखा है, किसने प्रतिपादित किया था? सेंट्रल डोग्मा, हु प्रोपाउंडेड सेंट्रल डोग्मा। आप लोगों को पढ़ाए थे, कौन सा चैप्टर? सब में चैप्टर है बताएं तोरा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाए थे, हाँ उसी में है। जो लोग नहीं पढ़े हो कितना बार बोलवाओगे, आ जाना, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि डीएनए से खुद डीएनए बन जाता है, ठीक है ना। याद आया? डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन, और कभी कभी डीएनए से डीएनए बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने, प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक, हाँ याद आया। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसलेशन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोले? डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसलेशन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन सबको कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? द सेंट्रल डोग्मा। और यह किसने दिया था? क्रिक ने। किसने दिया था? क्रिक। किसने दिया था? क्रिक ने। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोजोम। यानी न्यूक्लियोजोम में जो प्रोटीन पाया जाता है वह किसके लिए, कौन सा कथन उसके लिए सत्य नहीं है, असत्य है? हिस्टोन पाया जाता है, क्षारीय प्रोटीन पाया जाता है, धनात्मक आवेशित प्रोटीन। भैया धनात्मक आवेशित प्रोटीन होता है या नहीं होता है डीएनए में? याद करो थोड़ा सा बढ़िया से, डीएनए में धनात्मक आवेशित प्रोटीन होता है। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे और भी कुछ। यहाँ आइए, नन हिस्टोन जो होता है, नन हिस्टोन प्रोटीन, यह डीएनए में न्यूक्लियोसोम में नहीं पाया जाता है। यह डीएनए का क्षार जिस पर लिपटा रहता है वह नन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन होता है। तो कौन सा क्रोमोजोम के अंदर कौन सा नहीं है, न्यूक्लियोजोम में कौन सा नहीं हुआ? नन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, एनएच। कौन सा? एनएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया था? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा? बताइए, ऑप्शन देख करके तुरंत बता दीजिएगा आप लोग। आप लोगों ने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था, याद आया? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार की, उसमें दो प्रकार का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल क्या है? बायोकेमिकल नेचर, रूपांतरित जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसने लगाया था? जीव रासायनिक प्रकृति। इसमें आप लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, पहला फेडरिक ग्रिफ्थ का चूहा वाला प्रयोग, और दूसरा पढ़ा होगा एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का कौन सा वाला? हाँ, जिसमें क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसके नेचर में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। तो किसने लगाया था जीव रासायनिक प्रकृति का? दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का, उसी के द्वारा पता लगा था, ठीक है। ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट चूहा पे पढ़े होंगे आप लोगों ने। उन्होंने क्या किया था? चूहा पे एस टाइप निमोनिया और आर टाइप निमोनिया का प्रवेश करा करके देखा था, फिर हीट किल करके दोनों को मिक्स करके दिया था, तो क्या हुआ था? चूहा मर गया था। क्या देखा था उन्होंने? सिर्फ डीएनए में परिवर्तन होता है। किसमें?
डीएनए में किस कारण? आर स्ट्रेन के जिंदा रहने के, एस स्ट्रेन के जिंदा रहने के कारण एस स्ट्रेन का डीएनए किस में चला जाता है? आर स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन किस में परिवर्तित हो जाता है? पूरा का पूरा आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन बन जाता है, जिस कारण निमोनिया रोग हो जाता है और चूहा मर जाता है। मगर अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का जो प्रयोग था यह बायोकेमिकल लॉजिक पे आधारित था। ठीक है, जब क्लास कराए थे तब बताए थे। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन हो गया? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा? अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में आरएनए के बारे में कौन कथन गलत है? नेक्स्ट क्या है? आरएनए के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चलिए, पहला क्या है? आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। कहता है कि आरएनए हैज वन पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन। आरएनए एक हरा क्षार होता है। स्वाभाविक बात है, डीएनए दो स्ट्रेन का बना होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रेन का होता है। तो उसके बाद आरएनए में यूरासिल होता है। भाई स्वाभाविक बात है, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक है, तीसरा है आरएनए टीएमवी में अनुवांशिक पदार्थ है। थोड़ा सा इस पे देख लीजिए, यहां समझ में नहीं आ रहा होगा क्या? टीएमवी, टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस। तंबाकू में जो वायरस पाया जाता है उसे ही टोबैको मोजैक वायरस कहते हैं। टीएमवी शॉर्ट में कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टीएमवी। क्या कहते हैं? टीएमवी। यही टोबैको मोजैक वायरस के कारण, टोबैको मोजैक वायरस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ क्या कह रहा है? आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी। तो यस, आरएनए टीएमवी में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहाँ कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? चौथा, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 20H समूह की उपस्थिति। क्या कह रहा है? आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 20H समूह की उपस्थिति आरएनए को अस्थायित्व देता है। आरएनए स्ट्रेन और डीएनए स्ट्रेन में फर्क क्या है? 20H तो है ही नहीं, ना डीएनए में है ना ही आरएनए में है, तो यह अस्थायित्व कहां से देगा भाई? अपने मन से थोड़ा ही दे देगा। चलिए, तो गलत कौन सा कथन हो गया? तीनों कथन हमारा सही है, ये चौथा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वन ऑफ strands of DNA is discontinuously replicated and these fragments are joined by which of the following? कहता है कि जब डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, या डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? हाँ बताओ, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन सा करता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ाए थे ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए याद आया? हाँ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में ही आप लोगों को पढ़ाए थे कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो दो स्ट्रेन पे रेप्लिकेशन होता है, 3' to 5' एंड 5' to 3'। तो सेकेंड वाला जो होता है जिसमें 5' to 3' होता है, जिसमें 3' to 5' है उसमें तो 5' से चालू होगा, कंटिन्यूअसली होते चला जाएगा। दूसरा जो फ्रेगमेंट होता है जो 3' to 5' होता है, उस पे क्या होता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअसली होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और बताए थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की संख्या कितनी हो जाती है? हजारों में हो जाती है। तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन सा करता है? बताइए, फटाफट बताइए। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन का काम करता है। डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है। कौन सा? डीएनए लाइगेज एंजाइम किसका काम करता है? जोड़ने का। प्राइमेज किसका काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज किसका? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के पॉलीमराइजेशन में काम करता है, डीएनए में इसका कोई काम है ही नहीं। प्राइमेज क्या करता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पे आकर के आरएनए प्राइमर लगाता है। कौन लगाता है? आरएनए प्राइमर। ओकाजाकी पे ही नहीं, उस पे भी आकर के लगाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए का जो नखरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, कि हम शुरू काम करेंगे किसी के साथ में लेकिन बाद में अकेले करेंगे, तो शुरू में साथ काम करने वाला जो होता है वह कौन होता है? प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज। ठीक है ना? तो वो चलिए ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज का समझ में आ गया। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन का काम करता है, जोड़ने का नहीं। जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा लाइगेज? डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या क्वेश्चन है? आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज 3 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां देखिए, टीआरएनए
पहला है HNRNA, विषमांगी केंद्रकीय RNA, हेट्रोट्रोपिक न्यूक्लियो RNA, ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियो RNA। इसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? इसके लिए RNA पॉलीमरेज 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद बाकी 5RNA, SNRNA और tRNA तीनों के लिए RNA उत्तरदायी होता है, ठीक है। RNA पॉलीमरेज एंजाइम बाद बाकी तीनों के लिए उत्तरदायी है, परंतु यह जो है विषमांगी केंद्रीय RNA, इसके लिए RNA पॉलीमरेज RNA 3 जो है ये एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 25 का ए। कौन सा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन लैक ओपेरन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड? लैक ओपेरन पे रिप्रेसर प्रोटीन कहां आकर के जुड़ जाता है, किस जगह पे? आपको याद कीजिए, कहां थे हम लोग? हाँ, लैक ओपेरन में चलते हैं। कहां? लैक ओपेरन में रिप्रेसर प्रोटीन आकर के कहां पे जुड़ जाता है? लैक ओपेरन में कहां पर आकर के रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ जाता है जिससे वह जीन काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इसका जब बांटा था आप लोगों ने तो याद है कौन कौन सा बनाया था? हाँ, तो कौन सा जीन पे आकर के लग जाता है? स्ट्रक्चरल जीन पे। किस पे आकर के लग जाता है? स्ट्रक्चरल जीन पे। किस पे? स्ट्रक्चरल जीन पे आकर के वह जुड़ जाएगा और इसका काम करना क्या कर देगा? इसका पूर्णतः बंद कर देगा। नहीं, स्ट्रक्चरल जीन पे या ऑपरेटर जीन पे? ऑपरेटर जीन पे आकर के लग जाता है ना, स्ट्रक्चरल जीन पे आकर के नहीं लगता है। कहां आकर के लगता है? ऑपरेटर जीन पे। कहां करके लगता है? ऑपरेटर जीन पे, ठीक है। कहां करके लग जाएगा? ऑपरेटर जीन पे आकर के लग जाएगा और यह ऑपरेट करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ऑपरेट करना क्या कर देगा? बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। अब देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी काम को चलाने के लिए एक ऑपरेटर होता है, और अगर उसको बंद करना है, रिप्रेसर आकर के क्या करेगा? यह रिप्रेसर प्रोटीन जो है यह आकर के क्या करेगा कि जीन का काम को बंद कर देगा। तब बंद करने के लिए किसको पकड़ लो? अगर ऑपरेटर को पकड़ लो तो सारा काम ही खत्म। जैसे हम जो अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इसका कहीं ना कहीं से वहां देखिए उधर साइड में बैठल है ना ऑपरेटर, अगर उनको बंद कर दीजिएगा, वही मेरा सिस्टम ऑफ कर देंगे, तो मेरा आवाज आज तक पहुंचेगा? आगे में जो है उसको पहुंचेगा, पीछे वाले को नहीं पहुंचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो ऑपरेटर को आकर के यह बांध देता है, ऑपरेटर के साथ आकर के बंध जाता है और यह काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है? क्या है क्वेश्चन? समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है? यह क्वेश्चन आप लोगों को इकोलॉजी से है। किससे? जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाए थे कि समजातीय संरचनाएं जितने भी होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं वो किस प्रकार का? अपसारी, यानी होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या बताएं? दो जीवों का अगर अंग या दो जीवों का विकास एक ही प्रकार से हुआ है तो यह क्या बताता है? यह सामान्य से प्रदर्शित करता है कि यह दोनों जीव के पूर्वज जो होगा कोई एक ही होगा, वहीं से दोनों का विकास एक जैसे हुआ है। जैसे हम लोग और चिंपैंजी, मनुष्य और चिंपैंजी, मनुष्य का विकास कहाँ से हुआ है? चिंपैंजी से, ठीक है ना। उसी प्रकार आप लोगों को समजात अंग और असमजात अंग पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो समजात अंग यह क्या है? समजातीय संरचनाएं। हम क्या बोल रहे हैं अभी? समजात अंग क्या दिखाता है? कि दोनों जीवों का जो विकास है वह किसी न किसी एक ही जीव से हुआ है। तो यह क्या है? कि दोनों का प्रसार हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। कौन सा? डाइवर्ज। तो क्या बताता है? समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाएगी? डाइवर्जेशन, यानी डाइवर्जेंट, अपसारी विकास दिखाती है। कौन सी विकास? अपसारी विकास। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चेंज इन Which of the following causes change in allele frequency in a population? किसी भी आबादी में या किसी भी समष्टि में कौन सा अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? म्यूटेशन। तो भैया म्यूटेशन तो परिवर्तन लाने के लिए ही आया है दुनिया में। एक को देख के धर पर आओ नहीं, ठीक है ना। एगो म्यूटेशन देख लिए तो मार दोगे म्यूटेशन, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। यही गलती करता है बच्चा एग्जाम में और यही फंसता है। आप लोग भी सुन लीजिए, यही गलती करता है बच्चा एग्जाम में और आकर के फंस जाता है कि ऑप्शन ए देखा कि ऑप्शन ए हमारा सही है तो भैया चलो यही इसी में लगा देते हैं, बाद बाकी ऑप्शन से कोनो जरूरी नहीं है।
पहले गौर करके ऑप्शन सब देख लो कि सारा ऑप्शन क्या कहता है। हो सकता है एक क्वेश्चन का एक से ज्यादा ऑप्शन होगा, सी वाले में ए और बी दे दे। यहाँ देखो, यहाँ भी उपयुक्त सभी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सेटर बेवकूफ थोड़ी है कि उपयुक्त सभी डाल देगा या इनमें से कोई नहीं डाल देगा। जिस क्वेश्चन पे ये डाला है, यूपीएससी का एग्जाम जब देने जाइएगा तो वहां, और ये अभी जो एस्टेट का एग्जाम हुआ है, इस सब में क्वेश्चन में 2 ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ये रहता है कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो भूत खिलाने वाला का काम चल जाता है इसी में, भूत खिलाने से नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या आया कि म्यूटेशन परिवर्तन, उत्परिवर्तन जब कभी भी होता है तो वह परिवर्तन लाता ही है, और यहाँ भी परिवर्तन लाने की बात कर रहा है। जेनेटिक फ्लो, जीन फ्लो भी परिवर्तन दिखाता है। ठीक है, जीन ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अनुवांशिक विचलन, यह भी परिवर्तन, विचलन का मतलब ही होता है परिवर्तन, यह भी परिवर्तन दिखाता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हुआ, उपयुक्त सभी। कौन सा सही ऑप्शन हुआ, उपयुक्त सभी। इसीलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाइएगा तो एगो देख करके धरफड़ा नहीं जाना है, पूरा हम लोगों को गौर से देखना है कि कौन सा आंसर हम लोगों को सही है, जो सबसे ज्यादा सही है उसमें लगाना है। ठीक है, चलिए हाँ, अब आते हैं कौन प्रारंभिक कूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोड, यानी जब किसी जीव में प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होता है, प्रोटीन का चेन बनेगा, तो कहां से बनना चालू होगा, आरएनए के किस स्टेज पे जाकर के। आप लोगों को 64 कोडोन पढ़ाया गया होगा। कितना कोडोन, 64 कोडोन। इसमें से आरंभन कोडोन कौन सा है, AUG। AUG कौन सा है, आरंभन कोडोन। अगर AUG ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कौन सा, GUG। तो कौन सा, GUG। कौन सा, GUG। AUG नहीं ऑप्शन में तो GUG। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा कौन सा बीमारी होता है, बताओ फटाफट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ फटाफट बताओ। हाँ, क्या हुआ, मलेरिया परजीवी के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम नहीं, मलेरिया नहीं है। कोरोना वायरस के द्वारा, रिंगवर्म, दाद खाद खुजली, ये सब कवक के द्वारा होता है। मगर टाइफाइड जो है यह सेलेमोना टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो कौन सा बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टाइफाइड। कौन सा, टाइफाइड। चलिए अगला पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज प्रीक्यूरसोर, क्या है, प्रीक्यूरस, ठीक है, ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी निम्नलिखित में से मैसेंजर आरएनए का पूर्ववर्ती कौन सा आरएनए है, मैसेंजर आरएनए का पूर्ववर्ती आरएनए कौन सा है। फटाफट देखिए ऑप्शन क्या है। पहला है एसआरएनए, दूसरा है 5SR आरएनए। पहला क्या है, SNRNA, दूसरा है 5SR आरएनए, तीसरा है विषमांगी केंद्रकीय आरएनए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA, वहां पे जो ऑप्शन देखे थे यही आरएनए था, HNRNA। और चौथा क्या है, rRNA। चौथा क्या है, rRNA। और तो हमारा यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, वहां क्या था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन नहीं है, RNA3। कौन सा, RNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम इस विषमांगी केंद्रकीय आरएनए के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है ना, इस विषमांगी केंद्रकीय आरएनए के लिए RNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम उत्तरदायी नहीं है। और यही RNA का पूर्ववर्ती है, mRNA का पूर्ववर्ती कौन सा है, यही है। ठीक है ना, mRNA का, मैसेंजर आरएनए का निम्न आरएनए दूत आरएनए का पूर्ववर्ती है, यानी मैसेंजर आरएनए किसका पूर्ववर्ती है, विषमांगी केंद्रकीय आरएनए का। किसका, विषमांगी केंद्रकीय आरएनए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण कौन सा कोशिका नहीं करता है, थोड़ा फटाफट बताइए जल्दी से। इतना टाइम लगाओगे रे, इतना टाइम, जाओ। अरे ऑप्शन देखो फटाफट क्या सब है। बृहद भक्षकाणु, बृहद भक्षकाणु यानी भक्षाणु यानी भक्षण करने वाला। यहाँ कहता क्या है कि भक्षण नहीं करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। न्यूट्रियोफिल, मोनोसाइट, फैगोसाइट का छोटका भाई है मोनोसाइट, फैगोसाइट का छोटका भाई मोनोसाइट। ठीक है ना, न्यूट्रोफिल, ये सब दूसरे कोशिकाओं को खा जाता है, रोगाणु कोशिकाओं को खा जाता है। मगर आरबीसी जो बेचारा है ये किसी को नहीं खाता है,
आरबीसी एकदम शाकाहारी है, हाँ शाकाहारी, मांसाहारी नहीं है तुम्हारे जैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणुओं के बारे में कौन कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी? यानी हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन देखिए क्या है, प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। क्या है? प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। हाँ वास्तव में होती है। प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं। ऐसा तो कुछ हमने भी नहीं पढ़ा है आज तक, ठीक है। क्या है? देयर आर 2 शॉर्ट्स एंड 2 लॉन्ग चेन इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणुओं के दीर्घ श्रृंखला में है, ये सही है। तरल प्रतिरक्षा अणु क्रिया में प्रतिरक्षी अणु बनते हैं, हाँ ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा, इसमें कौन सा कथन असत्य है? ये वाला सेकेंड नंबर जो है, देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग चेन्स इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जिसमें से जरूरी नहीं है कि 2 लंबा होगा 2 छोटा ही होगा, ठीक है ना। तीनों को छोटा हो सकता है, तीनों को बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कह रहा है कि प्रतिरक्षी में 2 लघु और 2 दीर्घ श्रृंखला, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बाद बाकी सब स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलिए हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? मॉर्फिन क्या होता है? आप लोग जानते हैं, नशा के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? नशा के लिए, जिससे अफीम बनता है। क्या बनता है? अफीम। हाँ चलो बताओ फटाफट कौन सा है? निकोटियाना टोबैकम, इससे तो तंबाकू बनता है, तंबाकू का प्रजाति है। पेपेवर सोमनीफेरम, किसका नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम। धतूरा मेटल, नहीं धतूरा से भी अफीम मॉर्फिन नहीं बनता है, धतूरा से मॉर्फिन नहीं बनता है, हाँ मॉर्फिन नहीं बनता है धतूरा से। उसके बाद एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका क्या है? होगा कोई पौधा, छोड़िए इसके बारे में हम लोगों को नहीं चलना है। हाँ, पोस्ता का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह है पेपेवर सोमनीफेरम। आप लोगों ने मिर्जापुर सीरीज देखा है? मिर्जापुर सीरीज में जो अफीम का व्यापार होता है उसका सप्लाई कौन करता है? लाला। लाला के पास क्या रहता है? पोस्ता की खेतें जो सरकार द्वारा अलॉट की जाती है, उसी पोस्ता से अफीम बनाया जाता है, उसी से मॉर्फिन बनाया जाता है। और पेपेवर सोमनीफेरम को कहते क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम को कहते क्या है? पोस्ता। क्या कहते हैं? पोस्ता, ठीक है ना। पोस्ता से क्या बनता है? मॉर्फिन। क्या बनता है पोस्ता से? मॉर्फिन, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आप लोगों को। हाँ ये तो बैक चले गए। कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? यहां 34 पे थे। हो गया क्या? पोस्ता। कौन सा? पोस्ता, ठीक है। चलिए 35 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है? किस बीमारी का संक्रामक रूप? जीवाणुज। जीवाणुज, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? यानी स्पोरोजॉइट का निर्माण करके किस जीवाणु में स्पोरोजॉइट बनने के बाद ही यह संक्रामक होता है, उससे पहले संक्रामक नहीं होता है। स्पोरोजॉइट यानी समूह, ठीक है। कौन सा बीमारी? टाइफाइड नहीं, एड्स नहीं, निमोनिया नहीं, कौन सा? मलेरिया। जब तक यह स्पोरोजॉइट बनाएगा नहीं तब तक मलेरिया किसी में संक्रामक रूप से फैलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग सुई चीज तैयार करने में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर स्विस चीज? स्विस चीज में कौन सा? स्विस का मतलब समझते हो? स्पंजी चीज बनाने में जो खाना हम लोग बनाते हैं, जैसे खाते हैं बर्गर वगैरह, या फिर हम लोग खाते हैं क्या, पिज्जा वगैरह, उसमें किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? हाँ बताइए फटाफट। ये शर्मनाई का उपयोग करते हैं। किसका? शर्मनाई। पूरा नाम क्या है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मनाई। कौन सा सूक्ष्मजीव?
प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावी एंटीबायोटिक है? हु एस्टेब्लिश्ड दैट पेनिसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन के बारे में हम सभी जानते हैं कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट्स ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट? यानी कौन प्रतिरोप या निरोप को अस्वीकृत करता है? सबसे पहले समझिए कि यह रिजेक्ट ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट क्या है, जिसको प्रतिरोप या निरोप कहते हैं। कौन सा ऐसा चीज है जो इसको रिजेक्ट करता है? ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना थोड़ा सा। हाँ, कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए हो? ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब किसी का अगर किडनी फेल हो गया, किसी का दोनों किडनी खराब हो गया, तो उसको एगो किडनी दूसरे किसी व्यक्ति का लगाया जाता है ना। तो किडनी लगाने के लिए जब किसी दूसरे का ब्लड किसी दूसरे को चढ़ जाता है, किसी और ग्रुप का, तो उसको कौन सा शरीर में ऐसा चीज है जो उसको रिजेक्ट कर देता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। जब अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जब किडनी किसी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो आप जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के समय क्या पूछता है कि आपका बॉडी का ग्रुप जो है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वही सेम है ना। ब्लड चढ़ाते वक्त भी पूछता है और अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय में भी पूछता है। तो कौन सा ऐसा, यही क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा चीज है, यहाँ जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि कायिक रोध, कोशिकीय रोध, उपार्जित प्रतिरक्षा या कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ये कौन सा है? अंग्रेजी में है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन चारों में से कौन सा है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ब्लड चढ़ाने के समय बाहरी ब्लड को या दूसरे ब्लड को रोकता है, उसको अस्वीकार कर देता है कि हाँ भैया ये हमारे शरीर का ब्लड नहीं है? बताइए फटाफट। हाँ जल्दी से। इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वही कहता है कि भैया ये जो आप हमको दे रहे हो ये हमारे शरीर का नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताता है कि ये जो आप हमको ब्लड चढ़ा रहे हो ये हमारे बॉडी ग्रुप का नहीं है। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो बाहरी चीजों को क्या करता है? बॉडी में एडजस्ट नहीं करने देता है, जिस कारण वह बाहर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से है। कौन से चैप्टर से? 10। फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर है उसी का यह क्वेश्चन है कि एटलस 66 निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? गेहूं का यह एक प्रजाति है एटलस 66। किसका? गेहूं का। किसका? गेहूं का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहाँ गया? एक ही नस्ल के अधिक निकट सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम होना क्या कहलाता है? इंटरब्रीडिंग। क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग या इनब्रीडिंग। ऑप्शन बी संकरण। जब किसी भी दो प्रजातियों को आपस में क्रॉस कराया जाता है, दो अलग अलग प्रजातियों को, तो क्या कहते हैं? संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। आउट क्रॉस, जब किसी अन्य प्रजाति का जिसका 5-6 पीढ़ी तक समान नहीं है उसका दोगो का ले लीजिए, एगो का मेल दूसरे का फीमेल, दोनों को क्रॉस कराइए तो वह बहिर्प्रजनन कहलाता है। और जब दूगो अलग अलग प्रजाति का कराया जाता है तो उसको आउटर ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा यह क्वेश्चन क्या था? एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4-6 पीढ़ियों तक संगम होना क्या कहलाता है? इंटरब्रीडिंग। क्या कहलाता है? इंटरब्रीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? डीएनए पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, या वेरिएबल होता है जो हमेशा बदलते रहता है? इसका सही आंसर फटाफट बताइए। डीएनए पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज? बताए थे आप लोगों को, पढ़ाए थे जब डीएनए, तब डीएनए कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट, छालन क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन क्या है? छालन। इल्यूजन भ्रम जिसको कहते हो, भ्रम पैदा करना, जो इल्यूजन हो रहा है क्या है? यहाँ ऊ वाला इल्यूजन नहीं है रे, जो बाहर में जो इल्यूजन होता है ऊ वाला इल्यूजन नहीं है। ठीक है ना? आप लोगों को भूल गए इतना जल्दी रे? आप लोगों को पढ़ाया गया था बायोटेक्नोलॉजी, याद है? बायोटेक्नोलॉजी। हाँ अब याद आया कि डीएनए के खंडों को अलग करना क्या कहलाता है?
इल्यूजन कहलाता है। सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड इल्यूजन। सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड इल्यूजन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं? क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू ए बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में किसी भी डीएनए को किस प्रकार से, किस माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया में किसी चीज को प्रवेश कराने के लिए क्लोनिंग फैक्टर का यूज करके उसके डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? क्लोनिंग फैक्टर का। डायरेक्ट डीएनए को नहीं डाला जाता है, किसको डाला जाता है? क्लोनिंग फैक्टर के माध्यम से, यानी उसका फॉर्म बदल करके, रूप को बदल करके, ट्रांसफॉर्म करके उसको डाला जाता है। क्या करके? ट्रांसफॉर्म करके। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है? यानी जीवाणु कोशिका में वेक्टर को प्रवेश कराने के लिए क्या किया जाता है? फटाफट। हाँ, बहुत आसान है। जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन ध्यान से संसाधित किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रीटिंग बैक्टीरिया सेल विथ डाइवैलेंट कैटायन, एनायन नहीं, एनायन से कर देगा तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, कैटायन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा, एक यहाँ पे एनायन है और यहाँ पे कैटायन है, तो कैटायन वाला जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। दोनों में सब सेम है, देख लो, यहाँ ऋणायन है, यहाँ धनायन है। तो धनायन से जब तक हम लोग क्या करेंगे कि जीवाणु को धनायन से उपचारित नहीं करेंगे तब तक वह डीएनए को लेने के लिए सक्षम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेप हेतु क्या मिलाते हैं? डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेप हेतु क्या मिलाते हैं? मेथेनॉल, कैल्शियम, प्रोटीएज, इथेनॉल। क्या मिलाते हैं? मेथेनॉल नहीं मिलाते हैं रे, इथेनॉल। कौन सा? इथेनॉल। ठीक है ना, प्रोटीएज नहीं, कैल्शियम भी नहीं। कैल्शियम मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा, कैल्शियम मिलाने से कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। एम्पिसिलिन क्या है? PBr 322 में प्रतिवर्धन स्थल बाम H1 कहाँ होता है? सबसे पहले यह समझिए कि यह PBr 322 PBr 322 क्या है? यह एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, जीन संवाहक है, जो एक किसी भी जीन के टुकड़ों को लेकर, डीएनए के छोटे टुकड़े को लेकर के किसी भी दूसरे जीव में जब प्रवेश कराने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं वही वेक्टर है PBr 322। इसे प्लाज्मिड कहते हैं, यह एक प्रकार का प्लाज्मिड है। अब क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द रिकॉन्गिनेंट साइट बाम H1, बाम हिंद 1। बाम H1 का फुल फॉर्म क्या है? बाम हिंद 1 कहाँ होता है? बताइए फटाफट। ORI पे। कहाँ होता है? ORI पे। कहाँ होता है? ORI पे। फटाफट लिखिए, कहाँ होता है? ORI पे होगा। कहाँ होगा? ध्यान से सुनो, फिर से क्वेश्चन देखो एक बार, इस तरह कंफ्यूज हो गए तब तो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, क्या कह रहा है कि वेयर इज द रिकॉन्गिनेंट साइट बाम H1 प्रेजेंट इन PBr 32। PBr 32 पर बाम H1 कहां पर होता है? PBr 32 में प्रतिबंधन स्थल जहां से काटा जाता है वह बाम H1 कहां पर होता है? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन नहीं भैया, यहाँ तो होता नहीं है। ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, रोप पर भी नहीं होगा। कहाँ होगा? टेट्रासाइक्लिन रिस्ट्रिक्शन जीन, यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन पर मौजूद होगा। कौन? बाम H1। कौन मौजूद होगा? बाम H1। कहाँ मौजूद होगा? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन PBr 322 में वर्ण योग्य चिन्हक है? ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 12 से है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन PBr 322 में वर्ण योग्य चिन्हक है? वह चिन्ह जिसका क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। TETR जीन, टेट जीन और AMP दोनों है। कौन है? टेट जीन और AMP दोनों है, दोनों वर्ण योग्य, दोनों सिलेक्टिव चिन्ह है। ठीक है, देखिए यहाँ एक क्या है, ये भी सिलेक्टिव है, ये भी सिलेक्टिव है। कभी भी आप लोग एगो ऑप्शन देख करके टिक नहीं लगाइएगा, एगो ऑप्शन देख करके टिक लगाओगे तो यहाँ भी गलती हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हाँ, प्राइमर्स की होती है। डीएनए पॉलीमरेज की भी होती है, प्राइमर्स की भी होती है, डीएनए पॉलीमरेज की होती है,
उसके बाद क्लोनिंग फैक्टर की आवश्यकता होती ही है पीसीआर में, ठीक है। लेकिन ये जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इतना लंबा नहीं, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, फिर से फटाफट देखिए, किसकी आवश्यकता नहीं होती है भैया, ये जो आपका ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 49 कहता है कि कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है। कपास के, क्या कहता है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक कौन सा है, ठीक है। कपास के मुकुल कृमि को, यानी मुकुल कृमि कपास में ऐसा कौन सा गुण पाया जाता था, बीटी कॉटन पर ही है ना, बीटी कॉटन में आप लोगों को बताए थे कि कौन सा जीन आकर के क्राई जीन, हाँ कौन सा क्राई, तो एसी क्राई और एबी क्राई दोनों आकर के, ठीक है। यह दोनों प्रोटीन क्या करता है कि इस मुकुल कृमि को कंट्रोल कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रोल्स द कॉटन ब्लोवर्म, तो ऑप्शन क्या हो गया, प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई 1 एसी एंड क्राई 2, यह दोनों जो है क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी, यहां एबी छूट गया है, क्राई 2 एबी, यह दोनों क्या करता है कि आकर के इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है। रोजी को पहले याद कीजिए, रोजी है क्या, ठीक है। रोजी गाय का एक उन्नत प्रजाति है जिसके दूध में विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और वह प्रोटीन कौन सा होता है, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, देखो यही क्वेश्चन है। रोजी के बारे में जानोगे जब आप लोगों को इंटरब्रीडिंग पढ़ाए थे तो वहां बताए थे, तो इंटरब्रीडिंग में आ जाइए यहाँ फटाफट कि रोजी गाय जो था उसके दूध में कौन सा, अल्फा लैक्टोएबिन, कौन सा, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, कौन सा, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, ठीक है। यह प्रोटीन पाया जाता है किसमें, रोजी गाय के दूध में, ठीक है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किसके लिए है, फटाफट, अरे ये सब क्वेश्चन देखोगे आंसर लगा दोगे, ये सब अगर पूछ दिया तो ये सब कोनो जान वाला क्वेश्चन है। विटामिन ए, गोल्डन राइस किसके लिए, विटामिन ए। उसके बाद नेक्स्ट पे चलिए, निम्नलिखित में जीएम पौधे, जीएम पौधों का लाभ नहीं है, क्या है क्वेश्चन, जीएम पौधों का लाभ नहीं, निम्नलिखित में से कौन जीएम पौधों का लाभ नहीं है। सबसे पहले इस वर्ड को देखो, जीएम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जी फॉर जेनेटिकली एम फॉर मॉडिफाइड, जीएम ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो क्या किसके द्वारा बनता है, किसी भी जीव के जीन में जब परिवर्तन करके, किसमें, जीन में परिवर्तन करके उसे बेहतर बनाया जाता है तो उस जीव को जीएम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएम ऑर्गेनिज्म। यहाँ वही क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जीएम पौधों का लाभ नहीं है। पहला है अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु, यह तो सही है क्योंकि डेवलप ही किया जाता है। क्यों डेवलप किया जाता है, क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी यह जो है अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का विकास, यह सही है, जीएम के इसीलिए किया जाता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स, पिरकनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास, यह भी सही है। पिरकनाशी प्रतिरोधी फसलों के विकास के लिए भी जेनेटिक मॉडिफाइड होता है। इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, जितना भी वृद्धि है सब सही है। कायिक संकरण को आसान बनाना, नहीं भैया, कायिक संकरण को आसान बनाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जीएम पौधों का लाभ क्या नहीं है, कायिक संकरण को आसान बनाना। टू मेक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इजी, यह कभी नहीं होगा। सोमैटिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को आसान बनाने के लिए कभी भी जीएम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है। फटाफट देखिए, किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है। मलेरिया के लिए भैया कोई भी परजीवी नमूना उपलब्ध नहीं है, मलेरिया के लिए कोई भी परजीवी नमूना उपलब्ध नहीं है, नोट कर लीजिए।
ठीक है, अल्जाइमर के लिए है, अल्जाइमर के लिए है, ठीक है, लेकिन मलेरिया के लिए नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक अधिकार दिया था? हाँ फटाफट, बासमती चावल के अर्धबौनी किस्म पर। किस पर? बासमती चावल, जिसकी खेती भारत में बहुत समय पहले से होती आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि बासमती चावल की खेती भारत में आज से होती आ रही है, परंतु 1977 में क्या किया था कि एक अमेरिकी कंपनी ने पेटेंट एक्ट के तहत इसे अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लिया, जिसका भारत सरकार ने पुरजोर विरोध किया और उसे मजबूरी में इसे छोड़ना पड़ा था। ठीक है, बाद बाकी ये जया जो है, जया पद्मा, ये दोनों चावल की ही उन्नत किस्में हैं। किसकी? चावल की ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिंथेसिस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन? यानी वैसा इंसुलिन जिसका आनुवांशिक परिवर्तन करके बनाया जाता है, उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? आइए कथन पढ़ते हैं। पहला है कि इंसुलिन की श्रृंखला ए एवं बी के निर्माण हेतु अलग अलग डीएनए के अनुक्रमों का संश्लेषण। पहला क्या कथन है कि इंसुलिन के लिए अलग अलग डीएनए का संश्लेषण। यह भैया सही है, यह असत्य नहीं है। आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन, जितना भी आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन है, उसमें उसके ए और बी श्रृंखला में अलग अलग डीएनए संश्लेषण होता ही है। श्रृंखला ए और बी के लिए डीएनए अनुक्रम को ई कोलाई के पॉलीमिल, या भी इंसुलिन जितना भी बनाया जाता है उसमें प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि प्लाज्मिड का प्रयोग नहीं किया जाए, ठीक है ना, प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रृंखला ए और बी का अलग अलग संश्लेषण नहीं भैया, श्रृंखला ए और बी का संश्लेषण भी अलग अलग होता है। श्रृंखला ए एवं बी को हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया नहीं। फंस गया यहीं पे, ध्यान से देखिए क्या कहता है, श्रृंखला ए और बी को हाइड्रोजन बंधों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया है नहीं, अभी तक मानव इंसुलिन नहीं बनाया गया। तो कौन सा कथन असत्य निकला? ऑप्शन डी, मानव इंसुलिन आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में नहीं है, यह मानव के द्वारा बनाया जाता है। यह आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। पहले क्या, चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एम.एस. स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है? फटाफट बताइए। हाँ, एम.एस. स्वामीनाथन, हाँ, भारतीय हरित क्रांति के जनक। कौन है? भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, साउथ इंडिया के हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भारत के। इन्होंने भारत में खाद्य अकाली के समय में क्या किया था, बहुत सारे उन्नत प्रजातियों को लाया था और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवोम बायोम में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन बायोम्स ऑफ इंडिया? देखो, भारत में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। कहाँ? मिजोरम, पूर्वांचल में जितना भी जंगल है वहां पे काफी ज्यादा वर्षा होती है। पर्णपाती वन, यह भी भारत में पाया जाता है। रेगिस्तान, यह नहीं पाया जाता भारत में। हाँ, रेगिस्तान है, गुजरात और राजस्थान में रेगिस्तान है, परंतु वहां ज्यादा मात्रा में जीव नहीं रहते हैं। बायोम का मतलब क्या? जीवोम का मतलब क्या? जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में जीव निवास करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में जीव निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोम। ठीक है ना, तो वहां बायोम है, लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा स्पीसीज नहीं पाया जाता है। घास स्थल, भारत का मैदानी भाग ग्रासलैंड ही कहलाता है, तो इसका बहुत बड़ा भाग है। पूरा यूपी और बिहार मैदानी भाग ही है। गंगा यमुना का दोआब जो है वह भारत का सबसे बड़ा भूभाग है, और यहाँ क्या होता है, यह पूरा का पूरा घास वाला भाग है, यहाँ खेती भी बहुत अच्छी होती है। तो कौन सा बायोम नहीं है? मुख्य बायोम में कौन सा नहीं है? रेगिस्तान। कौन सा नहीं है? रेगिस्तानी बायोम भारत का मुख्य बायोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट टॉलरेट ए वेरिएबल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज? वैसे जीव जो बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापक तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे जीव जो बहुत ज्यादा व्यापक मात्रा में तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नहीं रे, कोल्ड ब्लडेड नहीं होता है। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड वो अलग चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका तनुतापी नहीं है, असमतापी नहीं है। कोल्ड ब्लडेड इसी को कहते हैं, असमतापी, नियतापी, यह दोनों है ही नहीं। यहाँ ऑप्शन है हमारा पृथुतापी, यानी इरुथर्मल। कौन सा? इरुथर्मल। यह जो जीव होता है यह तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकता है, यानी जो रेगिस्तानी जीव होते हैं
उन्हें इरूथर्मल कहते हैं। इरूथर्मल उन्हें कहते हैं, पृथु तापी। यह अधिकतम टेम्परेचर जहां पे जाने के बाद हम लोग नहीं रह पाएंगे ना आराम से, जैसे ऊँट सबको देखते हैं, वो सब कितना भी टेम्परेचर हाई चला जाए उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो वही है यह इरूथर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या या आबादी का गुण नहीं है? पॉपुलेशन का गुण कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए फटाफट। जन्म दर, प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह, समष्टि घनत्व और लिंग अनुपात। लिंग अनुपात किसी भी जनसंख्या का या समष्टि का गुण है। ठीक है, समष्टि घनत्व भी गुण है, जन्म दर और मृत्यु दर यह दोनों भी गुण है, मगर ऊर्जा प्रवाह जो है यह किसी भी जनसंख्या या किसी भी आबादी का गुण नहीं है। और हमसे पूछ रहा है क्या कि कौन आबादी का गुण नहीं है, तो गुण कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, एनर्जी फ्लो किसी भी आबादी का गुण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में तबाही मच गई थी? भैया ध्यान दीजिए, यहाँ आपको एकदम सेटिस्फाई टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है। कब? 1920 में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा पौधा था जिसके लाने के बाद लाखों हेक्टेयर में तबाही फैल गई थी? नागफनी का पौधा। कौन सा पौधा? नागफनी। यहाँ कहाँ है? कैक्टस जिसको कहते हो, यह कैक्टस, नागफनी या कैक्टस। ठीक है ना, यही सही ऑप्शन है। जलकुंभी, देखो जलकुंभी से याद आ गया, जलकुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक। क्या कहा जाता है? बंगाल का यह भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? जलकुंभी को। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे के लाने के बाद लाखों हेक्टेयर पर क्षेत्र में तबाही फैल गई थी? तो पौधा कौन सा था? नागफनी। वास्तव में हुआ क्या था, वहां के लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि नागफनी को काट करके अगर हम कहीं फेंक दे तो यह फिर से जन्म लेगा, वहीं पे जहां इसको जगह मिलेगा वहीं पे जमीन मिलेगा, वहीं पे ये जन्म ले लेगा। तो वहां के लोगों ने क्या किया था कि इसको ले गया था शौक से लगाने के लिए। जब इसको काट के फेंका ना, तो जहां फेंका वही जन्म लेते गया। बार बार इसको काटते गया, फेंकते गया, काटते गया, फेंकते गया, और यह हर जगह जन्म लेते लेते पूरा एकदम फैल गया लाखों हेक्टेयर में, और भयानक तबाही आई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में फसल को डिस्टर्ब किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन। स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रभावित किया था? देखो, कंपोजिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसका द्वारा दिया गया था? गॉस। क्या नाम था पूरा इनका? इनका पूरा नाम था जीएफ गॉस। क्या नाम था? जीएफ गॉस। यही जीएफ गॉस के द्वारा अपवर्जन नियम दिया गया था। कौन सा? अपवर्जन नियम। ठीक है, यह नियम क्या कहता है, याद है? चलिए, ठीक है, नहीं याद है वो अरे तो पढ़ो बढ़िया से। नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे क्लास में आओ, यहाँ लाइव वाले में ये समझा रहे हैं, यहाँ अब समझाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा हो गया? 61 का गॉस, जीएफ गॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऐसा पौधा है जो सह उपकारिता का, यानी सह उपकारिता होता क्या है? सहोपकारिता, देखो यहाँ पे सहोपकारिता। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ म्यूटिलिज्म, जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों का फायदा होता है। दो जीव यानी तुम हमारे साथ रह रहे हो, हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तुमसे हमको फायदा है, हमसे तुमको फायदा है, तो इसे क्या कहेंगे? सहोपकारिता। क्या कहेंगे? सहोपकारिता। ध्यान से देखिए, बगुला एवं चारण पशु, इसके बीच में कोई सहकारिता है? लाइकेन सहकारिता और स्वच्छता का एग्जाम्पल है। किसका? सहकारिता और स्वच्छता का। लाइकेन को स्वच्छता का सूचक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाइकेन का पौधा जहां पे आपको दिख गया, यह समझ जाइए कि वहां पे प्रदूषण नहीं है। ठीक है, यह पॉल्यूशन फ्री एरिया में होता है, जहां पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेन नहीं रह सकता है। उसके बाद कवक मूल, यह भी सहोपकारिता के कारण ही, यानी यह भी सहजीविता का उदाहरण है। उसके बाद अंजीर एवं बर का संबंध, फिग एंड वॉस्प, ये फिग एंड वॉस्प दोनों जो है दोनों सहजीवी है, दोनों क्या है? सहजीवी है। परंतु यह बगुला और चारण पशु जो है यह दोनों सहजीवी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सहजीविता का उदाहरण कौन सा नहीं है सहोपकारिता का? ऑप्शन है बगुला एवं चारण पशु। लाइकेन को क्या कहते हैं? लाइकेन किसका प्रतीक है? स्वच्छता का, स्वच्छता या प्रदूषण का, प्रदूषण का सूचक है। जहां पे लाइकेन होगा वहां पे प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है?
कौन सा पक्षी ऐसा है जो अंड परजीविता दिखाता है, यानी अपना अंडा दूसरे के जगह दे देता है और बाद में उड़ जाता है, जिसका आवाज सबसे मीठा होता है जिस पक्षी का, किसका, कोयल, कुक्कू, यह अंड परजीविता का उदाहरण देता है। यह अपना घोंसला बनाता नहीं है, दूसरे पक्षी के घोंसला में अंडा अपना दे दिया, और जब इसका बच्चा जन्म लेता है, अंडा से बाहर निकलता है, तो क्या करता है, जब बोलना चालू करता है, जैसे ही जन्म लेगा तो दूसरे अंडे को लात मार मार के गिराना चालू कर देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि यह अंड परजीविता दिखाता है, यानी अपना अंडा दूसरे के घर में रख करके पालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कौन कथन असत्य है? ध्यान से देखिए, असत्य वाला में और सत्य वाला में बुआरे थोड़ा दिक्कत होता है। पहला है, स्वपोषी अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा के रूप से बदलते हैं, ऊर्जा के उपयोग से बदलते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, फिर से देखिए, कौन सा असत्य है? पहला है स्वपोषी, कहां चला गया रे, स्वपोषी अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपयोग से बदलते हैं। वास्तविक बात है, यह बात सत्य है। आप प्लांट में या जितने भी ऑटोट्रॉपिक जीव हैं उनमें क्या देखते हैं कि उनके पास होता क्या है, अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व यानी कार्बन और हाइड्रोजन, बदलता किसमें है, कार्बनिक यानी ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। किसके उपयोग के द्वारा, सूर्य के विकिरण ऊर्जा के उपयोग से। किसके, सूर्य के विकिरण ऊर्जा के उपयोग से। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय है? नहीं भैया, ऊर्जा का प्रवाह कभी भी वृत्तीय नहीं होता है, यह बात गलत है। यह बात सही है, परंतु यह बात ऊर्जा का वृत्तीय प्रवाह वृत्तीय कभी नहीं होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक है ना। एक बार ऊर्जा वृत्तीय का मतलब क्या, कि ऊर्जा जहां से निकला वापस उतना ही मात्रा में पहुंच गया। ऊर्जा के प्रत्येक स्तर में ऊर्जा की कुछ मात्रा की कमी हो जाती है, ठीक है ना। जितना स्तर बढ़ेगा ऊर्जा की मात्रा उतनी ज्यादा घटती जाएगी। आप लोगों को पता है थे ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम, यानी जितना भी पोषी स्तर बदलेगा उतना ज्यादा ऊर्जा मात्र 10% ही प्रवाहित होगी, ठीक है। स्वपोषी परपोषी स्वपोषियों का भक्षण करते हैं, यह तो स्वाभाविक बात है ना। परपोषी जीव जितना भी है उसको खाता है, स्वपोषी जीवों को खाता है। अपघटक मृतक जीवों की सामग्रियों का अपघटन करती है, यह भी बात सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। गलत कौन है, ये तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, गलत वाला को चुनना था, तो आंसर कौन सा हो गया, ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय है। यह गलत बात है, ऊर्जा का प्रवाह कभी भी वृत्तीय नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? 1000 से भी अधिक किस्में पाई जाती है। कितनी किस्में, 1000 से भी अधिक किस्में भारत में आम की पाई जाती है। देख लीजिएगा, आपके इधर भी लगभग 20-25 को प्रजाति तो पाया ही जाता होगा। अरे जब हमारा पास खुद 40 को प्रजाति आम का मिल जाता है, हाँ टोटल 40 को प्रजाति मेरे पास आम का है, अभी तक हम खा चुके हैं 40 को से ज्यादा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। IUCN के अनुसार, IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की संख्या कितनी है? क्या है क्वेश्चन, IUCN के अनुसार, ठीक है, पृथ्वी पर प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? अभी तक 1.8 मिलियन। कितना है, 1.8 मिलियन। तो यहाँ ऑप्शन क्या है 1.8 मिलियन का, 1.5 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। 1.8 1.5 से थोड़ा ही ज्यादा होता है, मगर मिलियन में है, जब लाख में देखिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या क्वेश्चन, टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? संरक्षण, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह। फटाफट बताइए क्वेश्चन, टिलमैन का संबंध किससे है? 67। टिलमैन का संबंध किससे है? जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, ठीक है। कंजर्वेशन का थ्योरी टिलमैन का नहीं था, ना ही ऊर्जा प्रवाह का था, नहीं जैव विविधता का था। कौन सा थ्योरी था? जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आवासीय क्षति एवं विखंडन, ये क्या है? स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? स्टीलर समुद्री गाय, यह आप लोग रेड डाटा बुक पढ़े थे, जातीय विलुप्तता। लास्ट जो चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू, उसमें तो पॉल्यूशन के बारे में, उससे पहले 15वां चैप्टर जो है, हाँ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, उस चैप्टर में है का है यह क्वेश्चन। स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का कारण क्या है? फटाफट। आवासीय क्षति और विखंडन नहीं, अतिदोहन। क्या है कारण? अतिदोहन। और भी वहां पे 1-2 ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएगा जिसका आंसर वहां पे आपको दिया गया है, ठीक है। अतिदोहन के कारण इसका विलोपन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूटिलाइज्ड टू
कैटालिक कन्वर्टर, यानी उत्प्रेरक परिवर्तन में किस धातु को नहीं कौन धातु नहीं लगा होता है? क्या कहता है? उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है? देखो, उत्प्रेरक के रूप में कभी भी हम लोग पैलिडियम का तो उपयोग करते ही हैं, प्लेटिनम का भी कर लेते हैं, रोडियम का भी, लेकिन पोलोनियम का उपयोग कभी भी नहीं करेंगे। पोलोनियम का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। पोलोनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है बुआरे। किसमें? परमाणु बम में। उत्प्रेरक में अगर ये डाल देंगे ना तो इतने ज्यादा विस्फोट कर देगा कि तुरंत में अभिक्रिया होने से पहले बीकरे ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नहीं डालना है। ठीक है, पोलोनियम नहीं डाला जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यानी पेस्टिसाइड क्यों उपयोग किया जाता है? फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए। सही बात है, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं। अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं। क्या पेस्टिसाइड खेत में जब डालते हैं तो हम लोग डालते हैं कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए? क्या दूसरे जीवों को हानि नहीं होता है? होता है। जो लाभकारी जंतु होते हैं वो भी मारे जाते हैं। खेत में जो लाभकारी जंतु पाए जाते हैं वह भी पेस्टिसाइड के उपयोग से मारे जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, पीरकनाशी के प्रयोग में कई गुना वृद्धि। जब खेत में एक बार आप पीरकनाशी डाल दीजिएगा तो वह अगली बार उपयोग में वृद्धि करेगा ही, लेकिन जैव आवर्धन कभी भी पीरकनाशी का प्रयोग नहीं करता है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 70 सी। अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों का जो आज का था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जब कभी भी एग्जाम में आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आप देखे हैं, यहाँ भी आपको समझाए हैं और फिर से एक बार हम रमन कश्यप आप लोगों को कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग एग्जाम में बैठ करके जब कभी भी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो सिर्फ एक ऑप्शन को देख करके या दो ऑप्शन को देख करके टिक नहीं मार देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए। हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन उसके लिए सही हो। ठीक है, और उसके बाद जाकर के आप क्या कीजिए कि उसको सही टिक कीजिए। लास्ट में आप लोगों को आज कैसा लगा? लाइक, कमेंट और फॉलो कीजिए चैनल को। और प्लीज कमेंट करके हमको बताइए कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आई और कौन सा चीज ज्यादा अच्छा लगा, या आपको जिस सेट में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमको फलाने सेट में प्रॉब्लम है, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू। आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा मार्क्स से एग्जाम पास कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।